फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। और गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितना शुभ दिन है ये कि इस दिन हम अपने इकोनॉमिक्स का सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं। तो फाइनली कितने अच्छे दिन हम अपना सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं। तो आई होप आप सब लोग अब अच्छे से पढ़ाई करोगे, जिसके जो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स आ रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करोगे, और फिर बोर्ड्स में तो सब पे ही करना है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अब यहाँ पर हमारे सिलेबस में ऐसे तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ काफ़ी सारी हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारे सिलेबस में जब हम नेबर की बात कर रहे हैं तो हम चाइना एंड पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम बाकी कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे। बांग्लादेश, भूटान, इनकी बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हम सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेजर राइवल्स एंड थ्रेट्स ये हैं। सेकेंडली, जब भी आपको कंपैरिजन करना है तो कुछ कॉमन बेसिस होने चाहिए। बांग्लादेश एंड भूटान अभी या तो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपिंग है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती हैं, तो इसलिए इंडिया को उनसे कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है। चाइना और इंडिया का काफ़ी कंपटीशन है, जैसे कि अगर पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन अब नंबर 1 है, पहले चाइना की नंबर 1 थी। बट अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें, यानी कि पर स्क्वायर फीट में कितने लोग रहते हैं, तो इंडिया हैज़ लेस जोग्राफिकल एरिया एज कम्पेयर टू चाइना। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है, चाइना में कम है। हम चाइना के लिए मोस्ट जो है एक कोस्ट लाइन पे बेस्ड है, क्योंकि उसके बाकी का जो एरिया है लाइक जो डेजर्ट है वो लाइक लिविंग कंडीशंस के लिए नहीं है। बट अभी हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं ना बेटा, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों को साथ साथ इंडिपेंडेंट मिली थी 14 अगस्त 15 अगस्त, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ द ओनली रीज़न कि वी आर कंपेयरिंग दीज टू कंट्रीज़ विद इंडिया। बहुत सालों से ये बातें उठ रही हैं कि इस चैप्टर को हटाया जाए सिलेबस से, अभी तक तो हटा नहीं है, आगे भगवान जाने। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि इन कंट्रीज़ से भी पहले कि कुछ रीजनल ग्रुप्स हैं जो फ्रेम होते हैं। रीजनल ग्रुप्स क्या होते हैं? एनी आइडिया? जैसे कि सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G8 हो गया, ओपेक कंट्रीज़ हो गई, एशियन कंट्रीज़ हो गई, ये सब जो हैं ये हमारे रीजनल है। तो हम रीजनल ग्रुप्स क्यों फ्रेम करते हैं? वाई देयर इज़ अ नीड टू फ्रेम टू फॉर्म रीजनल ग्रुप्स? व्हाट इज़ द नीड? सारी कंट्रीज का मेन एम होता है कि मतलब कॉमन एम हो गया, कुछ कॉमन नेम हो गया। ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए जो अपने मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनको ट्रेडिंग में ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, और रिलेशनशिप बढ़ता है कंट्रीज के बीच। हाँ, कम्युनल रिलेशनशिप्स के लिए, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल एक्सचेंज के लिए। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एक यूनिटी बनाते हैं सेम टाइप ऑफ कंट्रीज़। लाइक अगर एशियन कंट्रीज़ हैं तो एशियन कंट्रीज़ ने अपनी जो एशिया की कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को मिला के उन्होंने अपना एक यूनिट बना लिया, ठीक है। तो रीजनल ग्रुप्स हम फॉर्म करते हैं सो दैट हम कल्चरल एक्सचेंज ले लें, हमें ट्रेडिंग पार्टनर्स में बेनिफिट मिल जाए, हम बिजनेस जो भी हम ट्रेड करेंगे उसमें हमारा एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, एवरीवेयर दे गेट एडवांटेज, ठीक है। तो इसलिए हम तीनों कंट्रीज़ को अब एक एक करके करेंगे। सबसे पहले तो बात है कि इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में। एंड चाइना के लिए कभी भी ये नहीं बोला जाता कि उसको इंडिपेंडेंस मिली। चाइना हमेशा ये कहता है कि व्हेन चाइना एस्टैब्लिश्ड एज रिपब्लिक ऑफ चाइना, इट इज़ नेवर सेड कि चाइना को इंडिपेंडेंस मिली, इट इज़ ऑलवेज सेड, हाँ, तो व्हेन रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज एस्टैब्लिश्ड, तो कब हुआ था एस्टैब्लिश्ड? 1949। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में हुए और रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में हुआ, ठीक है। ऐसे ही एक कॉमन बात और क्या है इंडिया और पाकिस्तान की? ये दोनों किस टाइप की इकोनॉमी है?
मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड चाइना? सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट। चाइना कभी भी नहीं चाहता कि उसको आप सोशलिस्ट या डेमोक्रेटिक या इस तरह की कैटेगरी में डालें। उसने अपने लिए एक नई कैटेगरी बनाई हुई है, कम्युनिस्ट। ठीक है, तो बट एग्ज़ाम में हमें कई बार जब ये मेंशन करना होता है, ऑप्शंस नहीं होती, तो हम सोशलिस्ट डाल देते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में चाइना को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में नहीं बोलते, चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब अगर हम 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं कि 5 ईयर प्लान्स कब स्टार्ट हुए। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। इंडिपेंडेंस तो हमारे पास आ गया, अब 5 ईयर प्लान्स। इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी है हमने, ये तो रट्टा होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में किया है, 1951, 56। ठीक है, ये क्या होता है, बोलना होता है ना? बोल दिया। अच्छा बोला था, ठीक है। अब पाकिस्तान में कब आया? 1956। और क्योंकि हम कॉपी नहीं करते, हम बहुत अच्छे भाई हैं इंडिया और पाकिस्तान, तो वी नेवर कॉपी ईच अदर। तो अगर इंडिया ये बोल रहा है कि हमारे 5 ईयर प्लान है, तो पाकिस्तान ने क्या बोला इसे? मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान, इन्होंने बोला है FYPs। ठीक है, और चाइना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाइना ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया था 1953 में। तो कई बार इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आपको देखो डेटा थोड़ा बहुत तो लर्न करना ही पड़ेगा, वो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में से जो मेजर क्वेश्चंस आपके आते हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं। तो आपको एक टेबल गिवन होती है और आपको उसे इंटरप्रेट करना है, या मैच द फॉलोइंग आते हैं। और तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आती है जिसमें आपको क्रोनोलॉजिकली डेटा को अरेंज करना होता है, ईयर्स को। पूरे इकोनॉमिक्स में इसी चैप्टर में से सबसे ज़्यादा डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बाकी इंडियन इकोनॉमिक्स के डेटा अगर नहीं भी लर्न है तो चलता है, लेकिन इस चैप्टर का करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब इंडिया पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजीज ली थी। ठीक है, क्योंकि दोनों की ही सिचुएशन देखा जाए तो पार्टीशन के समय एक जैसी ही थी, बस इंडिया के पास क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो उसको ज़्यादा और प्लान करना था। और इंडिया में प्रॉब्लम ये थी कि डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन थी, डिफरेंट रिलीजन्स थे, जबकि पाकिस्तान के पास एक ही रिलीजन था, तो उसको थोड़ी वहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल गया था। इंडिया को जो भी प्लान करना था मल्टीपल रिलीजन्स के अकॉर्डिंगली करना था, बट दोनों की स्ट्रैटेजीज सेम चल रही थी, क्योंकि दोनों को ही अपने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा अपग्रेड करना था, दोनों को ही अपने यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा हमें सोशल वेलफेयर स्कीम्स निकालनी थी। तो ये कॉमन बातें थी। फिर चाइना ने भी सिमिलर ही लिया, बट चाइना ने थोड़ा सा अपने रूल्स को चेंज किया। किसमें? चाइना का जो सिमिलर पैटर्न रहा थोड़ा, तो चाइना ने अपने मेथोडोलॉजी को कहाँ पे लेकर गए? चाइना ने वन पार्टी रूल चलाया और चाइना ने मिलिट्री रूल को भी इम्पोर्टेंस दी। पाकिस्तान ने भी मिलिट्री रूल को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री रूल सिंगल पार्टी रूल में नहीं चल पाया, वहाँ पे डेमोक्रेसी रही। ठीक है, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है ही, इंडिया तो है ही लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड है ही। ठीक है, अब जब हम तीनों के बारे में बात कर चुके हैं, तो अभी तक हमने पूरे 7 चैप्टर्स में इंडिया की बात की थी। अब हम बात करना शुरू करेंगे चाइना की और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो चाइना की जब हम बात करते हैं तो हम किस तरह से बात करेंगे? सबसे पहले हम चाइना की बात करेंगे ग्रेट लीप फॉरवर्ड से। यू हैव एनी आइडिया? अरे भाई अलाइन। तो अब हम सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना में एक आया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में आया था, और इसमें क्या हुआ था? एनी आइडिया कि इसमें क्या हुआ था? इसमें उन्होंने कहा हर घर में पीपल, उन्होंने कहा एवरीवन,
जिनका भी बैकयार्ड है उस बैकयार्ड में सब लोग अपना अपना इंडस्ट्री सेटअप करो, डू वट एवर वर्क यू हैव डू एट द बैकयार्ड। हर घर को उन्होंने फैक्ट्री बना दिया था, ठीक है। तो पीपल आर अनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज एट देयर बैकयार्ड्स। एक तो उन्होंने ये किया। रूरल एरियाज़ में उन्होंने कम्यून सिस्टम, जैसे कि किसी ए है, ए का ये सिस्टम है, बी की ये लैंड है, सी की ये लैंड है, तो उन्होंने कहा अलग अलग लैंड्स हैं। अब अलग अलग लैंड्स में हमारा अगर सोचो हर लैंड में वो लोग बाउंड्रीज लगाएंगे तो उनके पास जो कल्टिवेटेड एरिया है वो तो कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कम्यून सिस्टम कर दो, इन सबको मिला के एक कर दो। अब हमारे पास ज़्यादा एरिया हो गया, किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कम्यून सिस्टम लिया और लोगों को बोला कि अपनी जो भी कल्टिवेटेड लैंड्स हैं जस्ट जॉइन देम। तो 1958 में जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया तो उसमें दो मेजर थिंग्स आई। फर्स्ट आई पीपल आर अनकरेज टू सेटअप देयर इंडस्ट्रीज एट द बैकयार्ड। सेकेंड उन्होंने कम्यून सिस्टम दिया एंड 26,000 कम्यून्स वहाँ पर एस्टैब्लिश हुए टोटल, ठीक है। फिर बहुत अच्छा चल रहा था मामला, लेकिन फिर उसकी किस्मत ख़राब हुई। फिर वहाँ पे क्या आ गया? ड्रॉट आया। और वहाँ पे यही ड्रॉट की बात कर रहा हूँ। हाँ, 30 मिलियन लोग वहाँ पे मारे गए उस ड्रॉट की वजह से। और फिर वहाँ पर जब उनके ड्रॉट आया तो कहते ना किस्मत का मारा बेचारा, वो किस्मत का मारा बेचारा, उसको अभी तक जो उसने GLF जब डाला था तो GLF के समय उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था रशिया। अभी कैसे है उसके रशिया के साथ उसके संबंध? बहुत ही ख़राब। उस समय रशिया ने इसको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन फिर जब ये सारी दिक्कतें आई, चाइना के साथ एक प्रॉब्लम ये भी तो रही ना, वो बहुत जल्दी ही मैं मतलब उसमें आ जाता है, तो चाइना को तभी लगने लग गया, मंगोलिया के चक्कर में डिस्प्यूट हुआ। तो अब वो डिस्प्यूट हुआ, रशिया ने कहा अच्छा ठीक है, प्रोफेशनल हम भेज रहे थे तुम्हारे कम्यून सिस्टम के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमने भेजे थे प्रोफेशनल, अब देखो तो उन्होंने अपने सारे प्रोफेशनल्स को बुला लिया वापस और उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस था वो रुक गया। अब जब वो रुक गया तो ऐसा तो है नहीं कि वो रुक गया तो हाँ जी, हाईली मोटिवेटेड कंट्री रही है चाइना इस मामले में, जल्दी से हार नहीं मारती। 1965 आया, उसमें आया मेयोज रूल, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो 1966 से लेकर 1976 तक चला। इसमें उन्होंने कहा अपने स्टूडेंट्स को निकलो घर से बाहर और जाओ कंट्री यार्ड में, मतलब अपने उन छुपे हुई जगह पे, उन गाँव में जाओ, विलेजेस में जाओ, रूरल एरियाज में जाओ और अपना जो हिडन टैलेंट है वो सीखो। जैसे अब इंडिया में भी तुमने अगर नोटिस किया हो तो इंडिया में ये चीज़ें वापस आ गई हैं, जो हमारे जैसे पॉट मेकिंग है या केरोशिया की वर्कशॉप्स होने लग गई हैं। तो कितनी तुम्हारी जो जनरेशन है, यू पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस, इसको हम इस तरह से रिलेट करने लग गए हैं कि हाँ ये आपके स्ट्रेस को बीट करता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो रूट्स हैं वो वही हैं, अपनी रूट्स को उन्होंने फिर से पकड़ने की कोशिश की एंड दिस वाज अ वेरी गुड स्टेप। मेयो ने कहा कि आप अपनी रूट्स को मत छोड़ो, हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, बट जो हमारा है, जो हमारी रूट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को भेजा कि जाओ और अपने रूट्स पे जाके वो काम सीख कर आओ। और इसीलिए चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से वापस अपना इंडिपेंडेंटली उसको ओवरकम कर लिया, ठीक है। फिर आया 1978, एक बार जब हमारी जो स्थिति थी वो कंट्रोल में आ गई, जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आ गई, मेयो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आया 1978, जब उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके रिफॉर्म्स आए, ये उसके रिफॉर्म्स आ गए। इन रिफॉर्म्स में उसने क्या किया, दो फेजेस में आए। इनिशियल फेज में रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चरल, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स। उन्होंने कहा सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल को पकड़ो, क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चरल पे अगर हम किसी पे भी डिपेंड रहते हैं, जैसे इंडिया का भी तुमने देखा था कि इंडिया अमेरिका पे बहुत डिपेंड था एग्रीकल्चरल के लिए, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और उससे हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज हुई थी कि
हम अपना सेल्फ सस्टेन तो कर ही रहे थे, हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए थे, बिकॉज ये आपकी बेसिक नीड्स में आ जाता है। अगर आप इसमें किसी दूसरे पे डिपेंड हो, सिंपल सी बात है यार, अगर तुम इतना नहीं कमा रहे कि तुम रोटी भी खा सको तो तुम दूसरे पे डिपेंड हो अपनी रोटी के लिए भी। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग किया, एग्रीकल्चर, फिर उन्होंने कहा ठीक है अब हम एग्रीकल्चर करेंगे, अब हम फॉरेन ट्रेड करेंगे। और देखो चाइना आज की डेट में अगर हम ये सोचते हैं कि हम चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार कर दो, वी विल नॉट ट्रेड एनीथिंग विद चाइना, कैन यू थिंक यू कैन सर्वाइव? हर चीज़ तो मतलब कुछ नहीं तो चाइना में बनती है, फिर कहीं जाती है, फिर कहीं ना कहीं चाइना हर कंट्री के साथ इन्वॉल्व है। एंड चाइना इज़ द कंट्री जिसने सब उसके डेटर हैं, सबको कुछ ना कुछ तरह से डेप्थ में उसने लपेटा हुआ है, ठीक है। तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो चाइना ने अपने आप को बहुत इस्टेब्लिश किया है, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में उसने किया, ठीक है। अब उसने क्या किया, पहले तो उन्होंने ये कम्यून सिस्टम किया, अब कम्यून सिस्टम उन्होंने फिर हटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, वापस डिवाइड करेंगे, लेकिन अब नए तरीके से वापस डिवाइड तो करेंगे, लेकिन इस डिवीजन में ओनरशिप नहीं देंगे। मतलब तुम सबको लैंड दे दी गई, ए को भी लैंड मिली, बी को भी मिली, सी को भी मिली, सबको लैंड मिली, लेकिन उनको ओनरशिप नहीं दी। उन कहा कि आप इस पे करो, जितनी खेती करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओनरशिप नहीं दी, क्यों? वो गवर्नमेंट के पास रही। ऐसा क्यों किया? पावर नहीं दी ना उनको, अब वो सेल नहीं कर सकते, कोई किसी से सेल परचेज नहीं कर सकता लैंड की। गवर्नमेंट ने अपना एक अलॉटमेंट सिस्टम दे दिया कि सबको लैंड्स दी और सबको बोला कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को आप टैक्सेस पे करो और जो भी इनकम आ रही है अपने पास रखो। एक स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स दे फिक्स्ड इट, जस्ट गिव दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड कीप दिस लैंड विद योर सेल्फ। ओनरशिप हम नहीं दे रहे और जो भी इनकम है अपने पास रखो, ठीक है। सेकेंड फेज में उन्होंने कहा हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को करेंगे। अब उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को किया। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड टाउनशिप विलेज एंटरप्राइजेज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टिव्स, उन्होंने ये स्टार्ट किया। और उन्होंने जो हमारे यहाँ हम पब्लिक एंटरप्राइजेज का नाम देते हैं, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, उन्होंने उसका नाम दिया SOEs। SOEs क्या है? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो हम कहते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, इंडस्ट्रीज देंगे, लेकिन जो हमारी प्राइसिंग पॉलिसी होगी दैट विल बी ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी। हम ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी लेके चलेंगे। ड्यूअल प्राइसिंग मतलब दो तरह की प्राइसिंग होगी। एक जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि ये प्राइस है, आपको खरीदना है बेचना है यही प्राइस रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न होगा? इकोनॉमिक कंट्रोल रहे एंड नोबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ एनी अदर पर्सन, सो दे कीप अ फिक्स्ड क्वांटिटी टू बाय एंड सेल एट द पर्टिकुलर प्राइस। और उसने कहा उस फिक्स्ड क्वांटिटी के बाद का जो है ना, वो अपनी मर्जी से दोनों म्यूचुअली सेट करके जितने प्राइस पे बेचना है बेचो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर ये रहा कि अरे भैया इतने के बाद हमें बेचना है, तो दे डिड मोर प्रोडक्टिविटी, उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा प्रोडक्शन की। और फिर उन्होंने फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रीज, इन सब को सेट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेट की, ठीक है। तो ये तो चाइना ने उस समय किया जिसका असर हम आज तक देख ही रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट बात आती है पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान ने भी ऐसा कुछ किया समझदारी वाला काम? पाकिस्तान ने भी थोड़ी कोशिश तो की है, ऐसी बात नहीं है। अब अगर किसी की किस्मत थोड़ी ऐसी चल जाए तो कोई क्या करे। अब अगर मान लो कोई बच्चा बहुत कोशिश करे, उसके नंबर नहीं आया, तो मैं थोड़ा कहेंगे वो बच्चा बुरा है। तो ऐसे ही पाकिस्तान के साथ भी है कि बेचारे ने बड़ी मेहनत की। उन्होंने 1950s में, 1960s में उन्होंने एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ठीक है। सिर्फ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते क्योंकि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडिया की टर्म है, यू कांट राइट।
import substitution based industrialization, they started in 1950 and 1960. The policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods together with direct import controls on competing imports. फिर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन भी दिया, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर को काफ़ी प्रमोट किया। फिर 1970, देखो 1950, 1960 यहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ की बात की। फिर 1970 में उन्होंने नेशनलाइजेशन किया। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या लग रहा है तुम्हें? नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स। क्या हुआ नेशनलाइजेशन में? भाई पहले तो वो 1970 से पहले तो वो पूरे एग्रीकल्चरल पे थे। फिर 1970 में उन्हें लगा सिर्फ एग्रीकल्चरल से बात नहीं बनेगी, हमें नेशनलाइजेशन यानी कि हमें अपने पब्लिक सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना होगा इन कैपिटल गुड्स ऑल्सो, क्योंकि मशीनरीज तो हम बाहर से ही मंगा रहे हैं, तो हमें वो मशीनरीज भी खुद के पास ही बनानी होगी। Pakistan then shifted its policy orientation in the late 1970s and 1980s when the major thrust was denationalization and encouragement of private sector। जिसको हम privatization बोलते हैं उसको उन्होंने denationalization बोला। जिसको हमने कहा कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंक्रीज किया गवर्नमेंट का, हमने इंडिया में पढ़ा ना कि पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने पब्लिक सेक्टर का रोल इंक्रीज किया, 1991 में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। सिमिलर थिंग्स ही चल रही हैं कि उन्होंने पहले नेशनलाइजेशन किया, पब्लिक सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया, देन उनको ये लगा पहले एग्रीकल्चरल, फिर इंडस्ट्रीज़ का, कैपिटल गुड्स का नेशनलाइजेशन, फिर उनको लगा कि ये तो नहीं हो पाएगा ऐसे, देन उन्होंने डी नेशनलाइजेशन किया विच इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था वेस्टर्न नेशन से और मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न नेशन से उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, एंड फाइनली 1988 में उन्होंने रिफॉर्म्स दे दिए अपने। तो उन्होंने अपने रिफॉर्म्स दिए 1988 में, चाइना के रिफॉर्म्स आए 1978 में, पाकिस्तान के रिफॉर्म्स आए 1988 में, और इंडिया के रिफॉर्म्स आए 1991 में, ठीक है। अब अगर हम इनके डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की बात करें तीनों के, तो हमारे पास डेमोग्राफिक इंडिकेटर में अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन की, यहाँ पर आपको डेटा से ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि किस में ज़्यादा है और किस में कम है। जैसे कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन में किसका हाईएस्ट है? हाँ, वैसे तो हमें पूरा डेटा अपनी एनसीईआरटी के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंगली चलना है, लेकिन जब ये एनसीईआरटी बनी तब तक इंडिया वाला डेटा इसमें इंसर्ट नहीं हुआ। तो पॉपुलेशन में बुक में दिया हुआ है चाइना, लेकिन आप इंडिया ही करोगे, हाईएस्ट इन इंडिया एंड लोएस्ट इन तीन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं इन पाकिस्तान, ठीक है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंडिया, और सबसे कम इंडिया, और लोएस्ट है चाइना में। ज्योग्राफिकली चाइना इज द लार्जेस्ट एरिया, चाइना के पास सबसे ज़्यादा एरिया है, चाइना हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो फर्टिलिटी हाईएस्ट कहाँ है? सोचो एक बार। और लोएस्ट तो चाइना में है। क्यों है चाइना में? चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों आई थी? कंट्रोल पॉपुलेशन। हाईएस्ट है पाकिस्तान में।
फर्टिलिटी हाईएस्ट पाकिस्तान में है एंड लोएस्ट चाइना में है, 1 चाइल्ड रूल की वजह से। अभी 1 चाइल्ड रूल की वजह से चाइना को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? उनकी ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हो गए थे, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई थी, इसकी वजह से। जापान को भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन चाइना ने ऐसा कोई 1 चाइल्ड वो नहीं किया था ना, जापान ने। तो चाइना ने इसके बाद इसको 2 चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब अब इंडिया ने कभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लगाई। इंडिया सजेस्ट करती है कि देयर शुड बी 2 चाइल्ड, सजेशन है सिर्फ, अपने लोगों को वो अवेयर करते रहती है, बट इंडिया ने कभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लगाई। पाकिस्तान में तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, वहाँ तो पता ही नहीं क्या चलता है मामला। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? चाइना में अर्बनाइजेशन है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम इंडिया। इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत कम है, क्योंकि हम पढ़ते हैं अभी भी 70% ऑफ पीपल लिव्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, फिर अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक की बात करें कि जीडीपी की बात करते हैं, देखो ये सारी ना आपकी बुक में एनसीईआरटी में टेबल्स हैं, पूरी उन टेबल्स को अच्छे से पढ़ के और उनके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि यही टेबल्स में से एक पोर्शन निकाल के तुम्हें एग्जाम में दे दिया जाता है कि इसको क्रिटिकली एग्जामिन करो। तो जब आप इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है एग्जामिन करना। ठीक है, तो जीडीपी में अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चरल में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन अपने जीडीपी में सबसे ज़्यादा है, जबकि इंडस्ट्रीज़ में चाइना का सबसे ज़्यादा है, और सर्विसेज में इंडिया और चाइना, पाकिस्तान तीनों ही सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे हैं। तीनों का ही कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी ग्रोथ यहाँ पे तीनों ही कंट्रीज़ में सर्विस इंडस्ट्री की है। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल की बात करें तो वो पाकिस्तान की ज़्यादा है, और इंडस्ट्री की बात करें तो चाइना की ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो कितनी वर्कफोर्स हमारी डिस्ट्रीब्यूट है एग्रीकल्चरल में? इंडिया में मैक्सिमम वर्कफोर्स एग्रीकल्चरल में है, जबकि चाइना में इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है, और सर्विसेज में भी चाइना की सबसे ज़्यादा है। वैसे अब इंडिया की भी काफ़ी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ये इसका डेटा लर्न हो या ना हो, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये डेटा में हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्या है। ठीक है, ये ज़रूर पता होना चाहिए आपको। क्लियर हुआ? फिर एक टेबल बना लेते हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट की। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट वैल्यू? चाइना। और लोएस्ट? पाकिस्तान। ठीक है, अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज लाइफ स्पैन कितना रहेगा? तो हमारा मैक्सिमम लाइफ स्पैन चाइना में है और लोएस्ट पाकिस्तान। इंडिया तो बेचारा कहीं वो ही नहीं करता। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ये है बिलो 15 ईयर्स वाला, बिलो 15 ईयर्स नहीं, सॉरी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 15 ईयर्स एंड अबव। क्या लगता है तुम्हें किसका होगा? हाईएस्ट चाइना, लोएस्ट पाकिस्तान। हाईएस्ट चाइना, हाँ, हाईएस्ट चाइना, लोएस्ट पाकिस्तान। नेक्स्ट बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL, इसमें क्या होगा?
हाईएस्ट पाकिस्तान, लोएस्ट चाइना। इसमें हमको कोई डेटा प्रॉपर अवेलेबल ही नहीं किया हुआ है, इसमें हम किसी को डिफाइन ही नहीं कर सकते। चाइना ने तो इस इंडिकेटर को एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, तो चाइना का तो डेटा ही नहीं है हमारे पास। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नो डेटा इज़ अवेलेबल फॉर विच इंडिकेटर, तो दिस इज़ द ओनली इंडिकेटर जिसके लिए कोई डेटा हमारा नहीं काम आएगा। तो ये भी MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, पहले तो ये बताओ। 1 year of age और पर कितना होता है, पर 1000। हाईएस्ट कहाँ है, पाकिस्तान, लोएस्ट चाइना। मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है, मदर्स ड्यूरिंग डिलीवरी जिनकी डेथ हो जाती है, ड्यूरिंग डिलीवरी जो मदर्स होती हैं सर्वाइव नहीं कर पाती। हाँ, ड्यूरिंग बर्थ जो मदर सरवाइव नहीं कर पाती, और ये पर 1 लाख होता है। तो ये हाईएस्ट कहाँ है पाकिस्तान, और लोएस्ट, देन बेसिक सैनिटेशन हाईएस्ट कहाँ मिल रहा है, हाईएस्ट चाइना एंड सबसे अच्छा सैनिटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, पीपल यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है ये, कि कितने परसेंट पॉपुलेशन हमारी सैनिटेशन ले रही है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। तो मैक्सिमम ले रही है चाइना में और कम ले रही है कहाँ, पाकिस्तान में। बेचारा इंडिया तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हम 2 घंटे के बारे में पढ़ना। ठीक है, अंडर नरिश्ड, प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट। ये भी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ही है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ठीक है। इनका डेटा नहीं भी लाना तो तुम्हें हाईएस्ट एंड लोएस्ट तो ज़रूरी पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इस चैप्टर को मैं यही स्टॉप कर रही हूँ, इसके आगे का चैप्टर में हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है। तो एक बार आपको इतना चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम आगे का अच्छे से कर पाएंगे। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.